मॉर्निंग क्लास इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे वॉन न्यूमन के मॉडल को, और इस मॉडल को हम बोलते हैं मल्टी सेक्टर मैथमेटिकल बैलेंसेस ग्रोथ मॉडल। और ये जो मॉडल पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्लास, इस मॉडल का लिंक जो है आप कह सकते हैं कि हम न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल से है, क्योंकि न्यू क्लासिकल जो ग्रोथ मॉडल था, चाहे वो मीड ने दिया, उसके बाद सोरो ने दिया, और उसी मॉडल को उजावा ने दिया, और उसी तरीके से इन्होंने भी, न्यूमन ने भी इस मॉडल को दिया। मॉडल को अच्छी तरह से समझने के लिए सिर्फ इसके मेन पॉइंट को जानना पहले ज़रूरी है। और उनका मेन पॉइंट क्या है कि ये मॉडल भी क्या करता है, एसोसिएटेड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विद एवरी इकोनॉमी प्रोसेस इन द डायनामिक फ्रेमवर्क। क्योंकि क्लास थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये डायनामिक फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। डायनामिक फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पर है क्लास कि एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूटी में है। करंट का प्रोडक्शन, ये कहता है कि करंट का प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर का इनपुट है, और नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन अगले नेक्स्ट ईयर का इनपुट है। दूसरी बात ये कहता है कि करंट का कंजप्शन, जो बचा, जो स्पेस है, मतलब जो प्रोडक्शन है, वो नेक्स्ट ईयर का इनपुट हो जाएगा। मेरा सेंस यहाँ पर आपको बताने का है कि ये प्रोडक्शन और कंजप्शन को बात करता है कि हर इकोनॉमी में डायनामिक फ्रेमवर्क चलेगा। और इसके पहले आपको मैंने बहुत सारी और भी थ्योरी पढ़ाई है, उसको लिंक यहाँ से करना है, लेकिन पहले लिंक तो बाद में करूँगा। पहले आपको मैं इस थ्योरी का कंसेप्ट समझाता हूँ क्लास। कंसेप्ट ये है कि ये कहता है कि पहले हम इसके एजम्पशंस की बात करेंगे, क्योंकि हर थ्योरी की एजम्पशंस इंपॉर्टेंट होती है। एजम्पशंस कहता है कि एवरी कमोडिटी जो भी प्रोडक्शन होता है वह क्या है, या तो इनपुट के रूप में है या तो आउटपुट के रूप में है। कोई भी गुड्स है, ये है, ये आउटपुट है, ये इनपुट का काम कर रहा है। ये प्रोडक्शन है लेकिन अभी इनपुट दे रहा है, और ये किसी के लिए आउटपुट है लेकिन मेरे लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो कहने मतलब कि हर इकोनॉमी में ये कहता है कि इनपुट आउटपुट की बात कर रहा है। दूसरा है ऑल आउटपुट आर यूज्ड इन रॉ मटेरियल। ये कहता है कि जो भी आउटपुट है उसका यूज़ रॉ मटेरियल के रूप में हो रहा है, चाहे वो कंजप्शन हो, और चाहे इन्वेस्टमेंट हो, और चाहे वो इनपुट हो। अगला है लैंड लेबर रॉ मटेरियल्स। ये कहता है कि इन्फिनिट है, कोई स्कैर्सिटी इसकी नहीं है। अगला कहता है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता है। ये कहता है कि जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ेगा उसी रेशो से प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये इसके एजम्पशंस है। और जहाँ पर होमोजीनियस लेबर प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है क्लास, वहाँ पर है कि परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है। ये अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है तो क्लोज्ड इकोनॉमी की भी बात करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑप्शंस है। और जहाँ पर ये कहता है कि अनचेंज टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी को भी अनचेंज मानता है। तो मेरा सिर्फ यहाँ पर बताने का है कि इन 6 पॉइंट को मायने में रखिएगा, और थ्योरी को बहुत इजी तरीके से अभी आपको मैं समझा देता हूँ। क्लास समझाना ये है कि मॉडल पूरा ये कहता है कि प्रोसेस है, हर चीज़ एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। और ये मल्टी सेक्टर की बात करता है, किसी एक सेक्टर की, किसी एक फर्म की या किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा है। देखिए ये कहता है टोटल मॉडल है, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझा सकूं। ये कहता है कि द मॉडल है वो पूरी इकोनॉमी में कहता है कि एन गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एन गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो एन को इसने क्या माना है, प्रोडक्शन कमोडिटी। मतलब एन का मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ कमोडिटी, कितना कमोडिटी हो रहा है। अब ये कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चर गुड्स, इंडस्ट्री गुड्स, सर्विस गुड्स, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि जे
जे क्या है, एक सिंबल है कि 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, यानी कि n क्वांटिटी। यानी कि जे का मतलब यहाँ पर हमारा क्लास है हाउ मेनी क्वांटिटी आर प्रोड्यूस। तो जे का मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन से है। और m एक प्रोसेस है। अब m प्रोसेस की जैसे n प्रोडक्शन प्रोसेस है, n को उन्होंने नंबर ऑफ कमोडिटी माना है, तो वैसे m को इन्होंने क्या माना है, इनपुट समझ लीजिए, प्रोडक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। तो m को प्रोडक्शन प्रोसेस माना है और इस प्रोसेस में वही इनपुट, इसको इनपुट कह सकते हैं। और यह इनपुट में I से डिनोट किया है। I का मतलब इनपुट है। अब 1 2 3 4 5 इनपुट मान के चलिए, लेबर मान के चलो क्लास, या आप इसे कैपिटल मान लीजिए। तो एक लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, या कैपिटल मान लीजिए तो 1 कैपिटल, 2 कैपिटल, 3 कैपिटल। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है कि ये कैपिटल की नंबर दिखा रहा है और ये प्रोडक्शन का नंबर दिखा रहा है। तो जे प्रोडक्शन का सिंबल है, I जो है इनपुट का सिंबल है, जे आउटपुट का सिंबल है। ठीक है, अब देखो ईच प्रोसेस कह रहा है कि ईच प्रोसेस में, हर प्रोसेस में इनपुट और आउटपुट रेशो फिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने होमोजीनियस फंक्शन माना है कि एक लेबर है, एक कैपिटल है। हमें एक और प्रोडक्शन करना है तो एक लेबर और चाहिए, एक कैपिटल और चाहिए। ठीक, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये कहता है कि यहाँ पर प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट फिक्स है। ठीक है, अगला है क्लास, थोड़ा सा एग्जांपल और थोड़ा सा स्टैंड करना है। हम बोलते हैं कि हमने क्या माना कि पूरे इनपुट को हमने ए मान लिया, पूरे इनपुट को हमने ए मान लिया और पूरे आउटपुट को हमने बी मान लिया। यानी कि ये 1 यूनिट है या 2 यूनिट है, ये जे 1 प्रोडक्शन यूनिट का प्रोडक्शन है, 2 यूनिट का प्रोडक्शन है। लेकिन ए क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। और बी क्या है, बी ए क्या है, टोटल इनपुट है, और बी क्या है, टोटल आउटपुट है। ठीक है, अब कहते हैं कि हम इसको ऐसे लिखेंगे ए आई जे। ए का मतलब है, अब ये ए आई जे क्या शो करेगा, ए आई जे शो करेगा कि ए का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। ये ए आई जे क्या हो गया, टोटल इनपुट हो गया ये। क्यों? क्योंकि जे को प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट ऑफ लेबर हायर किए हैं। ठीक, तो जो प्रोडक्शन हुआ उसे हम इनपुट, ये यहाँ पर इनपुट आ गया। दूसरा है आउटपुट, बी हमारा आउटपुट है। तो बी आई जे का मतलब होता है कि बी टोटल प्रोडक्शन है और बी को प्रोड्यूस करने के लिए बी में कौन कौन सा गुड्स आ रहा है, जे एक गुड्स है और आई उसका इनपुट है। ठीक है, तो बी आई जे हमारा सिंबल है क्लास आउटपुट का और ए आई जे हमारा सिंबल है इनपुट का। तो आप इन दोनों चीज़ों को समझ लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो कहता है कि अगर ए आई जे अगर 0 हो जाता है, मतलब इनपुट 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इट मीन्स इनपुट 0 है। और अगर बी आई जे अगर हमने 0 लिख दिया तो इसका मतलब क्लास हो गया कि इट मीन्स आउटपुट यहाँ पर 0 है। तो मतलब बी आई अगर दोनों 0 के बराबर रखेंगे तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। लेकिन मेरा यहाँ पर सेंस ये है कि अगर आप 0 की बात करेंगे इनपुट की, तो इसका मतलब आउटपुट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल जे। और अगर बात करेंगे कि बी आई जे 0 है तो मतलब डज नॉट यूज सिंगल इनपुट ऑफ जे को प्रोड्यूस के लिए कोई यूनिट नहीं यूज़ कर रहे हैं। और ठीक है, बात समझना, अगर कोई इनपुट नहीं है तो कोई जे का प्रोडक्शन नहीं है, और कोई जे प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो मतलब कोई इनपुट नहीं लगा रहे हैं। ये आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो मान के चलो एक प्रोसेस है क्लास, तो प्रोसेस में कहता है कि बी एन क्या है, वॉन न्यूमन ने बोला कि उन्होंने एक सेट दिया प्रोसेस का, एक प्रोडक्शन का सेट दिया, या इसे आप टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो जब लेबर कैपिटल का जो सेट होता है उसे हम, इन्होंने माना μ1 μ2 μ3 μ4 तक हम जा सकते हैं, μm तक जा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लीजिए। तो हम मान के चलो हम एक कोई प्रोसेस लेते हैं लेबर कैपिटल का,
ठीक है, अब हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोसेस में, प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन में कितना अमाउंट लगा हुआ है। तो कितना अमाउंट लगा हुआ है कैसे फाइंड किया हमने कि ये सेमी कॉलन बना दिया, ये एग्रीगेट को सिखाता है, सिग्मा एग्रीगेट को दिखाता है। और ए क्या है, ए आई जी, ये क्या है, ये क्लास आई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर हो सकती है। ये जे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट कुछ भी हो सकता है। तो जितनी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, कितना यूनिट का कितना इनपुट लगा, इसको हम टोटल एग्रीगेट कर देंगे और हम टेक्नोलॉजी वहाँ पर प्रोसेस 1 रख देंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया क्लास, ये टोटल अमाउंट हो गई, यानी कि इससे हम टोटल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से टोटल आउटपुट कैसे होगा, तो जब हम इसी तरह से यहाँ पर B का सब लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमने B माना है। जब B आई जे, ये पूरा का पूरा क्या है, ये होगा आउटपुट, आउटपुट फर्स्ट प्रोसेस यूज करके। ठीक है, तो हम टोटल एग्रीगेट का, तो ये टोटल कास्ट का एग्रीगेट कर रहा है और ये टोटल प्रोडक्शन का एग्रीगेट कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, अच्छा तो यानी कि ये सिंबल आपको याद रखना है कि ये जो सिंबल है आपका, ये टोटल आउटपुट है और ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, आउटपुट है, इतना आ गया होगा समझ में, कुछ नहीं करना है, क्लास सिंबल से समझा देना क्लास को। दूसरा है कि कहता है कि एज्यूम करो कि ये आउटपुट की ग्रोथ रेट और इनपुट की ग्रोथ रेट, ये दोनों ग्रोथ रेट, ठीक है, या इनपुट की ग्रोथ को इसने अल्फा माना और टोटल आउटपुट की ग्रोथ को हम अल्फा मानते हैं। तो कहता है कि ये जो ग्रोथ रेट है दोनों की सेम है, जिस रेशो में कैपिटल बढ़ रहा है उसी रेशो में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि हमने लोअर होमोजीनियस माना है। तो जिस टोटल प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट, तो ये कॉस्ट जितना इंक्रीज हो रहा है उतना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और कहता है कि इनका जो ग्रोथ रेट है वो अल्फा एक कंटिन्यूटी रेट से 5%, 2% कहते हैं, दोनों का बराबर चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, कोई 2 इंडस्ट्री नहीं है, ये सारे सेक्टर की बात करता है, सारी इंडस्ट्री की बात करता है। ठीक है, अब एज्यूम किया हमने कि यहाँ पर ग्रोथ रेट दोनों की आउटपुट है, बढ़ेगी। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखो इनपुट, ये इनपुट है, ये पूरा का पूरा क्या है क्लास, इनपुट है, टोटल है, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, अगर बिल पीरियड भी एक्सटेंड, कहने का मतलब है कि अल्फा रेट, अगर ग्रोथ रेट, कॉस्ट की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, अगर इसको ग्रोथ रेट अल्फा बढ़ गया, अल्फा ग्रोथ रेट बढ़ गई, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो अल्फा आगे लगा देंगे आप, और कैसे लिखेंगे आप, इसको ऐसे लिखेंगे आप, I = 1, मतलब ए आई जे एंड प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ये ग्रोथ रेट को दिखाएगा। किसकी ग्रोथ रेट को, कॉस्ट की ग्रोथ रेट को, यानी कि टोटल कॉस्ट के, यानी कि इनपुट की ग्रोथ को। तो ये क्लास पूरा हमारा इनपुट की ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट की ग्रोथ है, ध्यान से बनना बेटा, ये हमारा इनपुट की ग्रोथ है। तो कहता है कि जो इनपुट है, ये ग्रोथ रेट है, ये कहाँ से आएगी। तो मैंने एक एजम्पशंस बताया था, ये कहता है कि जो प्रोडक्शन है पिछले साल का, वो इस साल का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो यानी कि पिछले साल का ये किसके बराबर होना चाहिए, पिछले साल के प्रोडक्शन के बराबर होना चाहिए। ये कहता है कि पिछला प्रोडक्शन इस साल का इनपुट है, एज्यूम किया है, तो इसको किसके बराबर रखेंगे। हमने क्या किया, इनपुट पहले इतना था, देखो ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ लिखा, और ये एक्सटेंड होकर के क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पहले आगे लग जाएगा और सारा का सारा वही रहेगा। यानी कि ये क्लास इनपुट है, टोटल इनपुट जो है, कॉस्ट जो है बढ़ गई, ग्रोथ हो गया। ठीक, तो हमने इसको एक्सटेंड लिख दिया। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि कहता है कि ये जो इनपुट है कम फ्रॉम पीरियड ऑफ टी, मतलब पिछले साल के पीरियड से आएगा टी, तो सप्लाई आउटपुट क्या हो जाएगी, यानी कि पिछले साल का जो सप्लाई है, आउटपुट का प्रोडक्शन था लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या था, ये था।
ये आपका लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है, और अगर इसमें ग्रोथ से दिखा देंगे तो ये नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, तो ये लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है। तो ये कहता है कि ये प्रोडक्शन और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यही कहता है कि ये लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है क्लास। तो कंडीशन क्या देता है? पहली कंडीशन देता है कि परफेक्ट कंपटीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में पता है आपको कि AR AMR क्या होता है, सब कुछ। परफेक्ट कंपटीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और नो प्रॉफिट नो लॉस तब होगा जब कॉस्ट इज इक्वल टू जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ये क्या है क्लास? टोटल इनपुट है। कंडीशन है कि टोटल इनपुट लेस देन आइदर इक्वल टोटल आउटपुट। तो ये क्या है? टोटल आउटपुट है। तो जहां पर टोटल आउटपुट इक्वल हो रही है वहां पर कॉस्ट या तो कम हो या तो इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल सिचुएशन रहेगी या नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। तो कहता है कि यही मैक्सिमम ग्रोथ है, इट इज ए मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ। ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब ये फर्स्ट कंडीशन अगर क्लियर हो गई तो हम सेकंड कंडीशन बताते हैं। सेकंड कंडीशन ये कहती है क्लास कि थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा प्लीज़, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड एजम्पशंस हमारी क्लास ये कहती है, वो ये कहता है क्लास कि सेकंड एजम्पशंस में हमारा यहाँ पर आपसे तात्पर्य ये है कहने का, देखो क्लास कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। न्यूमन ने एक सेट बनाया प्राइस का सेट बनाया, जैसे इन्होंने प्रोसेस का सेट बनाया था वैसे इन्होंने एक प्राइस का सेट बनाया, और उस प्राइस के सेट को इन्होंने लिखा क्या? P1 P2 P3 P4 -Pn लिख दिया, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ कमोडिटी का प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन का प्राइस तो सीरीज जो बना दिया इन्होंने P1 Pn P3 बना लिया। अब ये कहता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ फैक्टर लेता है। एक चीज़ और उसने किया, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ फैक्टर। तो एक और इसने कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेट ऑफ फैक्टर। तो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ फैक्टर को उन्होंने बीटा माना है, लेकिन बीटा क्या होता है? वो कहता है कि जो बीटा है वो है 1 + Z/100। अब Z क्या यहाँ पर क्लास है? Z का मतलब यहाँ पर है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। Z का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है। तो वो कहता है क्लास कि परफेक्ट कंपटीशन है। अच्छा, तो याद रखना कि ये बीटा हो गया, बीटा को बोलते हैं हम कि इंटरेस्ट रेट ऑफ फैक्टर, इन्वेस्टमेंट ऑफ फैक्टर। और इन्वेस्टमेंट ऑफ फैक्टर कहाँ से आया? वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट पे। आपको उसको फार्मूला पता होगा कि हम क्या बोलते हैं प्राइस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें और मुझे बताना है आपको कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई है। दूसरी कंडीशन में क्या दिखाना है कि कॉस्ट जो है वो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब रेवेन्यू से ज़्यादा कॉस्ट जो है रेवेन्यू से ज़्यादा होनी चाहिए तो नॉन प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉफिट सिचुएशन होती नहीं है परफेक्ट कंपटीशन में, कहने मतलब है कि नॉर्मल सिचुएशन होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन को मान के चलता है। तो हम ऐसा लिखेंगे क्लास, ये कहता है कि यहाँ पर प्रॉफिट 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों? उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल पूरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो सबको प्रॉफिट नहीं मिलता, सिर्फ सबको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल मिलता है। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इसको इन्होंने प्रूव कैसे किया है कि देखो, इन्होंने कहा है कि पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, देखो कैसे निकालेंगे,
पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, इन्होंने क्या निकाला क्लास, पर यूनिट कॉस्ट को इन्होंने डिफाइड किया है कि n बार j इक्वल टू 1, सेमीकोलन लेते हैं, ये सेमीकोलन है, ठीक है, और aij pj, मतलब ये कहता है कि टोटल जो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी तो जितना इनपुट है, जितना आपका इनपुट है किसका, और जो जे गुड्स है उसका प्राइस, ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट या टोटल, हम इसको टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है क्लास कि टोटल कॉस्ट में मैं अलग तरीके से समझाना चाहता था आपको थोड़ा सा, कि आपके माइंड में एक बात बैठ जाए कि इनपुट जो है, तो कॉस्ट अगर हम इंक्लूड कर देंगे, जैसे बीटा भी इंक्लूड कर देंगे, तो आपका जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट है क्लास, पहला तो वो था, ये नॉर्मल थी, लेकिन जब इसमें हम कॉस्ट को ऐड कर देंगे, यानी कि इसको इन्वेस्टमेंट रेट ऐड कर देंगे, तो ये कहता है कि आपका जो ग्राफ बन जाएगा क्लास, वो ये बन जाएगा, इससे स्टैंड टू स्टैंड होकर के क्या बन जाएगा, वो कहता है कि आगे बीटा लग जाएगा। जब आगे बीटा लग जाएगा तो क्या बनेगा आपका n अपान j इक्वल टू 1 और aij pj, मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्लास किया था कि हमारा जब ग्रोथ रेट बढ़ गया तो ये इनपुट जो है ये चेंज हो गया, अल्फा हो गया। अब अगर हमने इसको ऐड कर लिया तो ये हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनपुट है, ये इनपुट हमारी यूज हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। जब इंक्रीज हो गई, अच्छा फिर समझना क्लास, दूसरी चीज़ ये बताता है कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इनपुट है, अगर हम प्रोडक्शन को पीजे से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। हमारा रेवेन्यू कैसे निकलेगा, तो हम अपना रेवेन्यू निकालने के लिए क्लास में थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, अगर मुझे अपना रेवेन्यू निकालना है तो टोटल जो आउटपुट है, टोटल आउटपुट क्या है, अब ऐसे करेंगे, टोटल आउटपुट है n, या ऐसे कर सकते हैं आपको, सेमीकोलन n j इक्वल टू i bij pj, ये क्या है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, यहाँ जब टोटल कॉस्ट निकालते थे तो जो प्राइस है, पूरे प्रोडक्शन का जे का प्राइस जो है, और ये आपका जो इनपुट है, ये क्या है आपका टोटल आउटपुट है, और ये मार्केट का प्राइस है, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल तो आपका आ जाएगा इनकम, या इसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो ये कहता है कि रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। जब रेवेन्यू आ जाएगा तो हमारी एक कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन की थी कि रेवेन्यू जो है, जो रेवेन्यू है और कॉस्ट है इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है, अब हम इसी इक्वेशन को बना देंगे क्लास कि बीटा सेमीकोल n प्रोडक्शन है, j का प्रोडक्शन कर रहे हैं 1, और ये हम लिखेंगे aij, ठीक है, aij pj, ठीक है, मतलब हम प्राइस लगा दिया। तो क्यों, ये क्या है क्लास, ये हो गया, तो यानी कि ये ग्रेटर देन या लेस देन, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और लेस देन n j इक्वल टू i 1, और यहाँ पर लिखेंगे bij pj। इसका मतलब क्या हुआ क्लास, इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉस्ट है या तो ज़्यादा है या उसके बराबर है, किससे, रेवेन्यू के। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। तो कहता है कि डायनामिक अगर फ्रेम फॉर्म में देखें तो अगर हम मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस में जाकर के प्रोडक्शन और कंजप्शन को मैक्सिमाइजेशन करने की बात करते हैं, तो ये कहता है कि ये भी कंडीशन क्या है, ये भी कंडीशन परफेक्ट कंडीशन क्या है कि भैया या तो, ठीक है, कॉस्ट कम होना चाहिए, मतलब समझिए कि ये नॉन, इसको बोलते हैं हम क्लास
परफेक्ट कंडीशन में प्रॉफिट मस्ट नॉट बी पॉजिटिव, प्रॉफिट मस्ट बी नॉट बी पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, और ये प्रॉफिट नो प्रॉफिट यहाँ भी है। तो दोनों कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन हो गई, ये दो कंडीशन हो गई। तो ये दोनों कंडीशन क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन दिखाते हैं, मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम। क्योंकि आपको पता है, ध्यान समझो, मैं पूरी थ्योरी को ऐसा समझा देता हूँ कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है क्लास, तो वहाँ पर टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन वहाँ पर हाई होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एसी और एमसी सबसे नीचे बिल्कुल पॉइंट पे काटते हैं, और जहाँ पर एसी और एमसी मिनिमम पॉइंट पे काटते हैं, इसका मतलब होता है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल लेबर है, फुल कंजप्शन है, वहाँ पर सेविंग रेट फुल है, मतलब सोशल वेलफेयर होता है, मार्केट सेटिस्फेक्शन होती है, ये सब बातें आपको पता है। तो इस थ्योरी को अगर हम न्यू क्लासिकल की थ्योरी से बात करें तो ये कहता है कि ये डायनामिक प्रोसेस है, अगर इसको आप कंटिन्यू करना है तो यानी कि इस प्रोसेस को फॉलो करके हर सेक्टर की ग्रोथ को ऐसे लेता है। तो हर सेक्टर की ग्रोथ अगर कंटिन्यूटी में स्टेबल है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो इकोनॉमी में डायनामिकली हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन है, हर एक पॉइंट पर इक्वल है। ठीक है, तो ये क्लासिकल की तरह ही है, स्टडी स्टेट की बात करता है, स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर हम इसमें और भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी बुक्स में होगा, देख लेना। मैं सिंपल ये बताना चाहता था आपको कि अगर प्रोडक्शन चेंज होता है तो कॉस्ट चेंज होती है, और कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि प्रोसेस चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट वगैरह माना है बीच में। मैं इसको फिर से दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ, सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि आपको एजम्पशंस दिखानी है। एजम्पशंस में मेन एजम्पशन दिखाना है कि करंट का प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर का इनपुट होगा, और नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन अगले नेक्स्ट ईयर का इनपुट होगा, या करंट में जो इनपुट है वो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है। इसमें यही प्रूव करना है। इसमें क्या होगा कि कंजप्शन उसी लेवल में बढ़ रहा है, और डिमांड भी उसी लेवल में बढ़ रही है, प्राइस भी उसी लेवल में बढ़ रहा है, सेविंग रेट और ये क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रेट भी उसी रेशो से बढ़ रहा है। कुल मिला के ये उसी थ्योरी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन मैथमेटिकली तरीके से प्रूव किया है मॉर्निंगमैन ने। ठीक है, इसका एजम्पशंस में वही सारी बात आएगी कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं होती है, परफेक्ट गवर्नमेंट एब्सेंस नहीं होता है, और ये डिप्रिसिएशन की बात नहीं करता है, डिप्रिसिएशन होता है इकोनॉमी में। और ये कहता है कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब लास्ट ईयर का इनपुट जो है, तो हर चीज़ इनपुट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी एजम्पशंस है, उसको आप डिनाई कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा मॉडल बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल मैंने नहीं बताया, सिंपल बताया है, और हो सकता है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वारी हो तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू क्लास, प्लीज़ नोट डाउन। ओके, थैंक यू।